डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी व्याकरण में समास नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। मैंने आपको तत्पुरुष समास की परिभाषा एवं तत्पुरुष समास के उपभेदों के विषय में पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया कि तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 करण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष और नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। इन 6 तत्पुरुष के उपभेदों में मैंने आपको 4 उपभेद पढ़ा दिए थे। अगला 5वां उपभेद है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिस समास के प्रथम पद में संबंध कारक की विभक्तियों का लोप रहता है। जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप पाया जाता है उसे ही हम संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको हम समझेंगे जिस सामासिक पद में संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप पाया जाता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। संबंध तत्पुरुष समास उस सामासिक पद को कहा जाता है जिस सामासिक पद में संबंध कारक है, जिस सामासिक पद में संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें का, की, के जो विभक्ति दी गई है इस विभक्ति चिन्ह का लोप पाया जाता है। जैसे यदि हम बात करें, उदाहरण है गंगा तट। इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे गंगा तट। इस सामासिक पद का यदि हम विग्रह करेंगे तो इस सामासिक पद का विग्रह होगा गंगा का तट। इस सामासिक पद का विग्रह करने के बाद में हमें का संबंध कारक की विभक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग करना पड़ा। तो इसलिए संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग करने के कारण इस सामासिक पद को संबंध तत्पुरुष विभक्ति तत्पुरुष समास कहा जाएगा। इसे ही हम
संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे, क्योंकि इसमें संबंध कारक की विभक्ति का लोप है। इस सामासिक पद को जब हमने विग्रह किया तो विग्रह करने पर हमें गंगा का तट विग्रह प्राप्त हुआ। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और यदि इस विग्रह को हमने सामासिक पद बनाया तो सामासिक पद बना गंगा का तट। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का लोप किया गया है, इसीलिए इसे संबंध तत्पुरुष समास कहा जाएगा। इसके अन्य उदाहरण हैं प्रजापति, यदि इस सामासिक पद को हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होगा प्रजा का पति। इस तरह से हमने समझा कि जिन सामासिक पदों में संबंध कारक की विभक्ति काकी के का लोप पाया जाता है उसे ही हम संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे। इस तरह से मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया। आपकी बुक में और से भी उदाहरण दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद में मैं आपको अगला तत्पुरुष समास का भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ाऊंगा। अधिकरण तत्पुरुष समास अधिकरण तत्पुरुष समास उस समास को कहा जाता है जहां पर अधिकरण कारक की विभक्ति जिस सामासिक पद में अधिकरण कारक की विभक्ति अधिकरण कारक की विभक्ति में पर ऊपर का लोप होता है। उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास उस समास को कहा जाता है जिस सामासिक पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर ऊपर का लोप होता है। यह अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है। इनका लोप जिन सामासिक पदों में पाया जाता है उसे ही अधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है शरणागत। इस सामासिक पद का यदि विग्रह किया जाएगा तो विग्रह होगा शरण में आगत।
सामासिक पद का विग्रह है। सामासिक पद है शरणागत। शरणागत यदि सामासिक पद का हमने विग्रह किया तो विग्रह हुआ शरण में आगत, शरण में आया। तो इस विग्रह में हमें अधिकरण कारक की विभक्ति में का प्रयोग करना पड़ा। इसीलिए इस सामासिक शब्द को हम अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखेंगे। इस सामासिक शब्द में विभक्ति का लोप है, इसीलिए इसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। इस तरह से हमने समझा कि अधिकरण तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें अधिकरण विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर ऊपर आदि का लोप पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं दानवीर। दानवीर इस सामासिक पद का यदि हम विग्रह करते हैं तो विग्रह होगा दान में वीर। इस तरह से आपकी बुक में और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसे आप लिखें। इसके बाद में अन्य उदाहरण भी आपकी कॉपी में लिखने हैं जो आप अपनी किताब से लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको तत्पुरुष समास के उपभेदों को समझा दिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नए तत्पुरुष समास क्या होता है।